जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। सॉरी फॉर 2-3 डिलेज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग ढंग से हो नहीं पाई। तो मैं आपसे बस यही आशा करता हूं कि आप कुछ सीख रहे होंगे, जो प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे आप उसको देख रहे होंगे, और आपका इसी तरीके से बस मुझे प्यार चाहिए, और आपका प्यार ही मेरा एक मोटिवेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और करंट अफेयर की जो सीरीज है अब शुरू हो चुकी है, जो कि आपके एग्जाम तक बिल्कुल निश्चित रहिए आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। माय नेम इज रोहित रानवे। ठीक है, और ओपला डिफेंस को मैं एकेडमिक हेड हूँ। तो यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है और अपनी जानकारी सुनिश्चित कर सकते हो और अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। आप पर्सनली मुझसे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की सीरीज में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले 100th एनिवर्सरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोसेफोग्राम, ईसीजी, ऑब्जर्व ईईजी 2024 सेंट्रलाइज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। आप आराम से पढ़ें इसको, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, द जर्मन फिजिसिस्ट हैंसबर्ग। किसने खोज करी थी? जर्मन फिजिसिस्ट हैंसबर्ग ने। मेडिकल टेस्ट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की क्षमता के जानने के लिए ईईजी करा जाता है। बिकम अ क्रूशियल टूल टू अंडरस्टैंड ब्रेन एंड द डायग्नोस्टिक न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इसकी 100th एनिवर्सरी थी। Today, EEG is widely used to medical test of brain electrical activities, 30-minute recording, but for patient monitor diagnose treatment to brain diseases, जैसे कि ट्यूमर्स वगैरह हो जाता है तो उसकी जानकारी भी हम पता लगा सकते हैं। ECG arise from the excitable nature of neuron cells। जो आपके दिमाग में न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और कोई भी परेशानी आपके माइंड से, सेल से डिफेंड कर रही है उस पर हम बात कर सकते हैं। एक्टिविटी टू अदर न्यूरॉन्स, current to flow with the outside them. The average over all activity is to mix many different frequency, 5 main called as delta, theta, alpha, beta और गामा। तो किस किस तरीके की वेव्स होती है? डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। इस तरीके की वेव्स हम किसके थ्रू भेज सकते हैं? ईईजी के थ्रू। ठीक है, तो आपको कोई डाउट रहे तो बेशक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वेट अ मिनट। नेक्स्ट है, साउथ कोरिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया सेकंड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, तो साउथ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च सेकंड डोमेस्टिक डेवलप मिलिट्री स्पाई, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, निगरानी रखने के लिए। द सैटेलाइट कैरिड बाय स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। तो ये साउथ कोरिया का जो मिसाइल है वो कहां से लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से, अमेरिकन स्पेस सेंटर से। ठीक है, द अचीवमेंट फॉलो बाय द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द फर्स्ट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट 2022। तो 2022 में सबसे पहला सैटेलाइट साउथ कोरिया ने रिलीज किया था। The South Korea first satellite already demonstrate capability to transmit high resolution images of the central पेनगामा अथॉरिटीज इन द सियोल। तो ये ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कहां कर रहा है? 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, जिससे कि हम इजीली और क्लियरली क्या देख सकते हैं हम लोग कि विजुअल अर्थ के। ठीक है, और जून अकॉर्डिंग द साउथ कोरिया योंगपा न्यूज एजेंसी। तो ये आपको नहीं जानना है। अ पार्ट ऑफ एफर्ट बोस्टन मिलिट्री सर्विलेंस, साउथ कोरिया प्लान टू लॉन्च टोटल ऑफ 5 मिलिट्री सैटेलाइट्स 2025। तो आगे 2025 तक और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की पूरी आशा चल रही है। किसकी? साउथ कोरिया की। तो न्यूज है तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, गवर्नमेंट रिलीज गाइडलाइन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखिए H2 हाइड्रोजन मतलब H2, इसका अब चलन चल रहा है, क्योंकि हमको क्या करना है? डीजल और पेट्रोल, इन दोनों को क्या करना है? एलिमिनेट करना है,
और ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हमको शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है 2050 तक अप्रोक्स। ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट हैज अनाउंस 4906 करोड़ रुपीस का स्कीम लॉन्च करी है 25-26 के लिए। ये पायलट प्रोजेक्ट होगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। ठीक है। द स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, ये कौन सी मिनिस्ट्री के लिए या कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका नाम है MNRE। टू वैलिडेट द टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी, इवेल्युएट इकोनॉमिक वायबिलिटी टू सेव ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर व्हीकल एंड रिफ्यूल स्टेशन। तो हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसने क्या संतुष्ट किया है कि हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर हो सकता है, और हाइड्रोजन बसेस अब धीरे धीरे फेज आउट हो रही है। चाइना ने तो ट्रेन भी बना ली है, तो अब इंडिया भी हाइड्रोजन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। ये एम वैलिडेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोजन व्हीकल। तो हमको हर पैमाने पे खड़े रहना है। एक तो परफॉर्मेंस देखना है, दूसरा इकोनॉमिकल वेबिलिटी देखना है, और सेफ रहना चाहिए, आग वाग ना लग जाए जैसे इलेक्ट्रिक में लग जाता है। इंडिया स्टैंड टू गेन सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल। रिडक्शन ऑफ एमिशन, मतलब इससे कार्बन नहीं होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी नहीं होगी। दूसरा, कर्बिंग पॉल्यूशन एंड मेल्टिंग क्लाइमेट गोल्स। रिड्यूसिंग कॉस्टली फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट, मतलब जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से, तो हमको फ्यूल भी इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। बिकम अ ग्लोबल हब फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे भविष्य में, एक्सपोर्ट भी करा करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को। तो ये हमारे कुछ एम्स है। अब किस किस तरीके के हाइड्रोजन होते हैं वो भी देख लें। 3 तरीके के हाइड्रोजन होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूछा गया है सिविल सर्विस में, यूपीएससी सिविल सर्विस में। प्रोड्यूस नेचर गैस थ्रू द एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, हाई कार्बन एमिशन करंटली, मोस्टली हाइड्रोजन प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्री कंजप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। जो कि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन इसे बोला जाता है जो कि नेचुरल गैस है, उसको प्रोसेस किया जाएगा और वो इंटेंसिवली प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। और ये ज्यादातर आपको इंडस्ट्री कंजप्शन में मिलेगा, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ब्लू हाइड्रोजन, तो ब्लू हाइड्रोजन आपको फॉसिल फ्यूल से मिलेगा, और सच एस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर स्टोर्ड मेकिंग द बेटर ग्रे हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन आपको फॉसिल फ्यूल से मिलेगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके बनाया जाता है, और ये ग्रे हाइड्रोजन से अच्छा है। अब आ जाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फॉर रिन्यूएबल सोर्स सच एज विंड, सोलर, इलेक्ट्रोलाइज वाटर इज कंसिडर्ड एज एंड-टू-एंड ग्रीन फ्यूल, वाटर वेपर ओनली बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। कौन कौन से सोर्स से ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाएगा? विंड से, सोलर इलेक्ट्रोलाइसिस से और वाटर से। ठीक है। और इसके यूजेस देख सकते हैं आप। मेन टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल, और दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप ये खुद से पढ़ेंगे। ईवी बैटरीज के अंदर भी ये यूज किया जाएगा। गर्मी इतनी बढ़ गई है तो थोड़ा प्यास ज्यादा लग रहा है। चलो आगे बढ़े। तो आपको हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आइडिया लग गया होगा। व्हाट इज अ पिन कोड ऑफ MH1718? चलो जानना जरूरी है। इंडिया सेट अप फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन एंटार्क्टिका दक्षिण गंगोत्री इन 1984। ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने सबसे पहला पोस्ट ऑफिस एंटार्क्टिका में दक्षिण गंगोत्री में ओपन किया था 1984 में। Within a year, more than 10,000 letter and the mail had been post and cancelled at the post office. बिल्कुल। In 1988-89, दक्षिण गंगोत्री submerged the ice and subsequent decommission. तो बेसिकली 1988-89 के अंदर जो दक्षिण गंगोत्री था वो सबमर्ज कर गया, एंटार्क्टिक तूफान वगैरह आया होगा। तो अनदर ब्रांच खोली गई मैत्री, जो कि जनवरी 26, 1919 को बनाया गया। ठीक है।
letter meant for the post office of Antarctica to send to National Center for Polar and Ocean Research in Goa, nodal agency of Indian Polar Expedition. A researcher carry the contingent of letter during a scientific expenditure of the continent. तो इस पोस्ट के द्वारा क्या क्या चीजें साझा करी जाती थी, वही सब चीजें. नियरली 40 ईयर लेटर, मतलब 40 साल बाद, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ओपनिंग अ सेकंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस. पिन कोड क्या है? MH178. तो आपसे पूछा जा सकता है MH178 ये कौन सा कोड है और ये कहाँ ओपन करा गया है? तो बेसिकली ये एंटार्क्टिका में ओपन किया गया है. The code currently allocate experimental basis of branch commission operation. India has two permanent research base of Antarctica. तो पहला है मैत्री जो कि 1989 में बना था और दूसरा है भारती जो कि 2012 में. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका में हमारे जो दो ऑपरेशन है वो कौन कौन से है? एक तो मैत्री है और एक तो भारती है. Antarctica Treaty signed in 1959. Enacted by 1961, aside the Antarctica as a scientific pressure of military activity on the continent. तो अंटार्कटिका पे कोई मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे, ये रिसर्च के लिए बनेगा. इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड द साइंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया. तो जो हम लोग पोलर या ओशनिक रिसर्च पे हम लोग भेजते हैं तो किसके अंदर भेजते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहां तक चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी. क्वेश्चन अच्छे से फेम होंगे तो आप सुनिश्चित रहिए. इंडिया गेट फर्स्ट बैच इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम. ये याद रखना है, इग्ला एस. इग्ला एस इंडियन आर्मी रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ 24. ये रशियन मेड है. इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम 100 मिसाइल एज पार्ट ऑफ लार्ज डील दैट इंक्लूड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया. ठीक है. दिस प्रोक्योरमेंट एम टू एनहांस द आर्मी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पर्टिकुलरली हाई माउंटेन टेरेन अलोंग द नॉर्थ बॉर्डर. ठीक है. तो इसका काम क्या होगा? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना है और ये ज्यादातर माउंटेनिक रीजन्स और नॉर्थ बॉर्डर पे सबमर्ज करना है. तो नवंबर 2012 में इंडिया साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 120 लॉन्चेस और 400 मिसाइल्स के लिए. व्हाइल फर्स्ट बैचेस हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम रशिया, मैन्युफैक्चर्ड इंडिया, ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी रशिया बाय इंडियन कंपनी. तो ये ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी हर कंट्री के साथ हम जनरली करते हैं क्योंकि उन्हें इक्विपमेंट्स दे दिया, कुछ खराबी आ गई तो हमको टेक्नोलॉजी सुधार के लिए भी तो चाहिए होता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग करते हैं. कैपेबिलिटी कितनी है इसकी? Operate the individual as a crew. Low flying aircraft can identify and neutralize target. ठीक है. The system comprise M342 missiles, P522 launches mechanism. और ये सब चीज आपके काम की नहीं है, सच बोलूं तो बस इतना पढ़ लो sufficient है. IGLA as required address the Indian Army need to replace outdated IGLA M1 system. तो हमारे पास अभी क्या है? IGLA M1 सिस्टम है, हम उसको चेंज कर रहे हैं IGLA S से. ठीक है. This move a crucial highlight 2012 the Army Chief General BK सिंह के टाइम पीरियड में, और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी. ठीक है. और उस समय जरूर बीजेपी ने क्या किया होगा? अपोज किया होगा. डैम श्योर. जो भी अपोजिशन में होता है वो अपोज ही करता है. तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके का सिस्टम है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसकी फायर रेंजिंग 500 to 6000 मीटर तक की है. और इसकी स्पीड वगैरह कितनी है आप देख सकते हैं. ठीक है. आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. चलो. तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? फटकार लगाई है अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो हमें जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ. तो हमको हमारे एनवायरमेंट को बचाना है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व केम वाइड जजमेंट केस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड स्पीसीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिक, गुजरात और राजस्थान. बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को तो लत जूते मारने चाहिए इन लोगों को. इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल पावर ट्रांसमिशन, हैबिटेट एंड फ्लाइट पैथ ऑफ दिस बर्ड्स.
ग्रेट इंडियन बस्टर 150 ही बच गई है गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में। कुछ समय में मुझे लगता है 1-2 ही बचेंगी और कुछ समय में खत्म ही हो जाएंगी। भाई ये विलुप्त पंछियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इकोसिस्टम खतरे में है, इतना पॉल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, इतनी आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका नाश तो देखने को मिलेगा ना। ये लोग तो मर रहे हैं ना, इन्वायरमेंट को तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों को जूते मारने चाहिए जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करे जा रहे हैं। ठीक है, द कोर्ट हाईलाइटेड द इंटरकनेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस ह्यूमन राइट। हमको जीने का अधिकार है, पर ये जहरीली हवा में हम कैसे जिएंगे। ठीक है, राइट टू हेल्थ ये हमारा राइट है, और राइट टू इक्वलिटी ये हमारा राइट है। तो राइट टू हेल्थ में एयर पोल्यूशन नहीं चाहिए, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस नहीं चाहिए। डेंगू मलेरिया आपके उस बीमारियों की वजह से हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, भूकंप आ रहा है, उसके बाद आपको फ्लड स्टोरेज हो रहा है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, फ्लडिंग्स आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारी हेल्थ को इंपैक्ट डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है मैं उसको सराहना करता हूं। आप लोग से राय जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर डालिए। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इशू देखने को मिला है। चलो आगे बढ़े। इंडिया फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियो पैटेलिस्ट सैटेलाइट TSAT-1A लॉन्च बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो टाटा सन्स ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने क्या किया है, फर्स्ट TSAT-1A लॉन्च किया है, और ये मिलिट्री ग्रेड कैपेबिलिटी सैटेलाइट है। आपको ये पता होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू है। ठीक है, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में, जैसे वो एनोल मस्क है, वो चच्चा मस्क साहब, वो अमेरिका में करते हैं, हम इंडिया में टाटा को दे रखे हैं। लॉन्च है TSAT-1 कम टाइम वेयर इंडिया टू फोकस स्पेस कैपेबिलिटी, encourage the private sector participation of space industry। ठीक है, the space sector highlight the potent for the public private partnership in this domain। ठीक है, और TSAT-1 सब मीटर रिजोल्यूशन सैटेलाइट किडली स्पेस सेंट्रल फ्लोरिडा USA यूजिंग SpaceX Falcon 9 रॉकेट। ठीक है, तो काफी सारी चीजें और भी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पर इंडिया की फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियो पार्शल सैटेलाइट TSAT-1A लॉन्च किए किसने, प्राइवेट सेक्टर ने। उसका नाम क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। बस इतना जान लो सफिशिएंट है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना है तो डाटा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है कि जस्टिस अरुंधिता बोस इंटेलेक्चुअल brilliance and senatorial elegance retired from the Supreme Court after a 5 year of tenure। ठीक है, तो बोस जी जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट द हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। तो इनको हेड किसका बनाया गया है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी। तो आपसे पूछा जा सकता है जस्टिस अनुरिधा जॉय सॉरी बोस किसके हेड बने, तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी के। ठीक है, DY चंद्रचूड़ and other legal luminaries sense of justice, compassion and generate damage Justice Bose and appointed the head of National Judicial Academy in भोपाल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहां पर है, भोपाल के अंदर। इनका ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज से हुआ था, सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज से इन्होंने लॉ किया था, और ये एडवोकेट बने कलकत्ता हाई कोर्ट में 1985। इनको परमानेंट जज 2004 में बनाया गया, झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने 2018 में। ठीक है, और जस्टिस बोस रिटायर इन द वन ऑफ द 4 सुप्रीम कोर्ट दिस ईयर। द जस्टिस अजू कार्टियर, सोमा बोपन्ना, हिमा कोहली एंड CGI चंद्रचूड़ ऑल्सो सेट टू रिटायर। तो ये सब चीजें और भी देख सकते हैं। द नेशनल जुडिशियल एकेडमी कब बनी थी, भोपाल के अंदर 1993 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, और ये मैंने बता दिया है। तो हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी के कौन बने हैं, अनुरुद्धा बोस। ठीक है, या अनुरुद्ध बोस। ठीक है, पता होना चाहिए। अब थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। चलो सॉल्व करना चालू हो जाओ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑफ 2024। जहां क्वेश्चन दिखा नहीं, आपकी हवा टाइट है मुझे गारंटी। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए। वर्ल्ड हेमोपैथी डे 2024 कब मनाया गया,
होमोपैथी वन हेल्थ वन फैमिली, होम्योपैथी पीपल, चॉइस फॉर वेलनेस, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। बताइए जल्दी। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट अप्रैल 10 फॉर द ऑनर ऑफ डॉक्टर सैमुअल हेनमिन मैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। और इसका थीम क्या था? वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन हेल्थ वन फैमिली। थीम पूछा है तो वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर हिगस हु रिसेंटली पास अवे रिसीव अ नोबेल प्राइज फॉर विच रिसर्च। बहुत बड़ा नाम है क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है। अब किसी व्यक्ति को जब नोबेल प्राइज मिल जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दी बताइए। तो बेसिकली इनने क्या डिस्कवर किया था? हाई बोसन पार्टिकल। तो इनने क्या डिस्कवर किया था? हाई बोसन क्वांटम मैकेनिज्म, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवर ऑफ गॉड पार्टिकल्स। तो क्या होगा इसका? गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, बोसन पार्टिकल एज अ गॉड पार्टिकल्स। तो पीटर हेग्स ने क्या फाइंड किया था? तो डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स। इनको इसकी वजह से क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। चलो, तो आप इसको आराम से पीडीएफ में देख लेंगे। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बताएंगे जल्दी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024? तो ये रिलीज किया है डब्ल्यूएचओ ने। और इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रिवेलेंस 2.9 करोड़ केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी एंड 0.55 करोड़ केस ऑफ हेपेटाइटिस सी। और डब्ल्यूएचओ का एम है कि हेपेटाइटिस 2030 तक हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये करंट अफेयर का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बहुत ज्यादा मुझे प्यार देंगे। थैंक यू ऑल।